everyone, it's me Guni and you guys watching on Learning for Life. Well, I am back with one shot revision series of physics. Right? तो इस सीरीज में we will be doing, हम फिजिक्स के चैप्टर्स को वन शॉट में रिवाइज करेंगे. इस तरीके से रिवाइज करेंगे, बहुत डिटेल्ड लेक्चर नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से रिवाइज करेंगे कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले अगर अपना चैप्टर पूरा क्विकली रिवाइज करना है तो आप जल्दी से कर सकते हो थ्रू दिस वीडियो. ठीक है, तो आज की वीडियो में वी विल बी डूइंग 3 चैप्टर्स साइमल्टेनियसली. यूनिट 1 को पूरा वन शॉट फिनिश करेंगे, दैट इज फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी एंड मशीन्स. स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 फोर्स से. और इसी तरह की वीडियोस इफ यू वांट फॉर अदर सब्जेक्ट्स, स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला चैप्टर है हमारा फोर्स. फोर्स चैप्टर इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर एंड स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है प्लीज किसी ने भी. और बहुत इजी चैप्टर, कुछ कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए जो कि अगर नहीं है अभी तक भी, फिर भी आज की वीडियो में एक वन शॉट में क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले बात करेंगे मोशन के बारे में. मोशन क्या है? मूवमेंट है. तो मोशन को दो तरह के मोशन हैं, ट्रांजिशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन. ट्रांजिशनल मोशन का एक और नाम है बुक में, दैट इज लीनियर मोशन. ठीक है, अब इन दोनों मोशन के लिए आपकी जो बॉडी है दैट शुड बी रिजिड. तो आपकी जो बॉडी है दैट शुड बी रिजिड बॉडी. उसके बाद अगर लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो एक बॉडी को कहीं पे भी फिक्स नहीं करना आपने. तो नॉट फिक्स्ड एट एनी पॉइंट, कहीं भी आपकी बॉडी फिक्स्ड नहीं होगी. लेकिन अगर वहीं पे आप रोटेशनल मोशन कर रहे हो तो आपको बॉडी को कहीं ना कहीं से एक पॉइंट से फिक्स्ड करना पड़ेगा. उसके बाद उसमें मोशन फोर्स लगाओगे जिससे मोशन प्रोड्यूस होगा. अब आया रोटेशनल मोशन. हमने कहा कि एक रिजिड बॉडी है, उसको एक पॉइंट से फिक्स करो, उसके बाद फोर्स लगाओ तो देयर विल बी रोटेशनल मोशन. वैसे ही रोटेशनल मोशन का टाइप है दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स. मूवमेंट ऑफ फोर्स के कई और नाम भी हैं, जैसे कि टॉर्क, यू कैन से टॉर्क, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसके बाद जो मेन चीज है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर वर्ड यहाँ पे जो है वो कीवर्ड है. परपेंडिकुलर नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. जहां से बॉडी रोटेट कर रही है वहां से जहां पे आपने फोर्स लगाया है वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे हम कहेंगे, इसके मल्टीप्लाई को, इसके डिस्टेंस को और फोर्स जो लगाया उसके मल्टीप्लीकेशन को, प्रोडक्ट को हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स. फिर आते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट. हमने क्या कहा? फोर्स इनटू डिस्टेंस. मतलब फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर. न्यूटन मीटर. छोटी यूनिट बात करें, डाइन सेंटीमीटर. रिलेशन 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद इसके और छोटी यूनिट्स जैसे केजीएफ मीटर, जीएफ सेंटीमीटर, वो भी हो सकती है. और उसका रिलेशन आपको पता है, 1 केजीएफ जो है वो हमारा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है. तो 1 केजीएफ मीटर 9.8 न्यूटन मीटर के बराबर हो जाएगा. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 केजीएफ मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर और 1 जीएफ मीटर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 डाइन सेंटीमीटर. ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन. उसके बाद बात करते हैं, हमारा डेफिनेशन हो गया, यूनिट हो गया, फैक्टर्स. कौन से फैक्टर्स है जिस पे मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है? अब हम डेफिनेशन से ही पता लगाएंगे. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मतलब सबसे पहला फैक्टर होगा फोर्स एंड डिस्टेंस. दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस. और कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कितना फोर्स लगाया और क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस था फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. उसके बाद कैसे डिपेंड करता है? इसका अगर फॉर्मूला देखें तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा क्या होता है? इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब यहाँ पे दोनों चीजें डायरेक्ट हैं और दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू मोमेंट ऑफ फोर्स. अगर फोर्स बढ़ेगा मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा. उसके बाद आता है
काइंड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। इसमें क्या है, आपकी जब टू इक्वल फोर्सेस जो लग रही हैं that are not acting along the same line. So two equal and opposite forces not acting along the same line forms a couple. और moment of force हमेशा couple की वजह से ही produce होता है. So two equal and opposite forces, यहाँ पे कौन सा keywords क्या है, equal opposite forces लगेंगी, उसके बाद not on a same line, सेम लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कपल। उसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका अगर फॉर्मूला करें तो इसको सीधा फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स के टाइप्स क्या हैं, देयर इज क्लॉकवाइज मोमेंट एंड देयर इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। कैसे बात समझेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट जैसे घड़ी चलती है, इधर को क्लॉकवाइज है तो इसका जो हमारा हम इसको हमेशा नेगेटिव लेंगे, इधर को जा रही है घड़ी, अगर मैं ऐसे खड़ी तो ऐसे चलेगी आपके हिसाब से। अभी आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा बिकॉज आप उधर से देख रहे हो, लेकिन अपने हाथ को ऐसे राइट इन अ सर्कुलर मोशन घुमाओ, जैसे घड़ी चलती है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इज ऑलवेज नेगेटिव, और एक और चीज क्लॉकवाइज इज ऑलवेज इनवर्ड। तो कहीं भी अगर पॉइंट आ जाए क्लॉकवाइज इनवर्ड तो आपको मोमेंट कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। whereas एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, एंटी क्लॉकवाइज होता है हमेशा पॉजिटिव और ये होता है आउटवर्ड फोर्स के थ्रू, ठीक है। तो अगर उल्टी घड़ी चलाओगे तो देयर विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट स्टेट्स दैट अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है तो द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब a body in equilibrium, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद इसका एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन का, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन छोड़ा है जो कि आई वांट यू गाइस टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, हाउ यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, किसी भी बॉडी का। तो इसका आंसर आई बी गिविंग इन द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो टू मेक श्योर कि आप पहले इसका आंसर पॉज करके अभी आंसर कमेंट सेक्शन में लिखे टू चेक योर प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अब आते हैं इक्विलिब्रियम में, क्योंकि मैंने कहा अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अगर आपको आ जाए तो यू विल बी राइट, when no forces when number of forces are acting on the body but their body remains in its state of rest or of motion, then it is said to be in equilibrium. So when number of forces are acting produces no change in state, the body is said to be in equilibrium. अब इक्विलिब्रियम दो टाइप्स का है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब होगा जब बॉडी इन रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट अंडर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी फोर्सेस। डायनेमिक इक्विलिब्रियम तब होगा जब बात होगी मोशन की, तो बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है दैट इज व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंडीशंस का। तो कंडीशंस में सबसे पहला आता है रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। जितनी भी फोर्सेस लग रही है उसका नेट रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, जीरो। और दूसरा आता है मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो। मतलब जो मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जितनी भी फोर्सेस लग रही है, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज होना चाहिए बराबर। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एट द पॉइंट शुड बी जीरो, राइट। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे
सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपकी बॉडी का पूरा मास इज कंसिडर्ड टू बी लेड। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट about which the algebraic sum of moments of weights of all the particles constituting the body is zero, या entire weight of the body is considered to be acting on this point। जो आपको इजी लगती है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे entire weight of body कंसिडर करते हैं कि इस पॉइंट पे लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे ना बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आप कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेंज कर सकते हो सबसे पहला तो, और क्या क्या पॉइंट्स है कि क्या जरूरी है अंदर होगा बाहर होगा। सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, सबसे पहले कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड लाई इनसाइड द बॉडी इन द मैटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी टू लाई इनसाइड बॉडी, मतलब हो सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सर्कुलर रिंग लेंगे अगर हम लोग, तो सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके सेंटर में होता है, लेकिन वहां पे कोई मास नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो सर्कुलर रिंग का पार्ट नहीं है बट स्टिल वहां पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेकेंड चीज इज कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग शेप, साइज, या क्या कहते हैं उसकी अरेंजमेंट ऑफ मैटर इन द बॉडी। ठीक है, तो अगर उसको आपने डिफॉर्म कर दिया, अगर आप उसको कंप्रेस कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी बॉडी की। उसके बाद वी हैव हियर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहता है अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, a body moving in a circular path at constant speed is said to be in uniform circular motion। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन हो गई। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि क्या क्या कांस्टेंट रहता है, क्या क्या वेरिएबल होता है। सबसे पहले तो आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। मैंने क्या कहा, एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब भी पाथ है वो सर्कुलर होता है तो आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। तो वेरिएबल क्या हुई, डायरेक्शन वेरिएबल हुई। अब जब डायरेक्शन वेरिएबल हो गई तो हमारी वेलोसिटी भी वेरिएबल हो गई। अब जब वेलोसिटी वेरिएबल हो गई तो दिस मोशन गेट्स एक्सेलरेटेड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्वेश्चन आता है that why uniform motion is an accelerated motion. We have to explain that this, even if the speed same remains constant, because it is moving in a circular path, the direction of motion changes, due to which the velocity keeps changes at every instant, hence it is an accelerated motion। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसमें क्या पॉइंट है हमारे पास कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी घूम रही है, सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी घूम रही है, तो उसमें आपको अगर आया जाए कि इस पॉइंट से डायरेक्शन निकालो कि इस पॉइंट पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो होगी अलोंग द टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर दिस इज द बॉडी, मैंने कहा यहाँ पे बताओ कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, तो अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप वहां से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बच जाते हैं हमारे लास्ट दो टॉपिक, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये याद रखना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये रियल फोर्स है। ओके, so the force acting on a body towards its center is known as centripetal force। ठीक है, और दूसरी बात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इट इज अ फिक्टिशियस या जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी फोर्स, और ये होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो जो फोर्स बाहर को लग रहा है इमेजिनरी है, फिक्टिशियस है, वो होगा सेंट्रीफ्यूगल। जो अंदर को लग रहा है हमारा रियल फोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड विद दिस वी कंप्लीटेड द चैप्टर फोर्स in 15 minutes,
राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वर्क पावर एनर्जी। वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, उसमें भी 15 to 20 मिनट्स में वी विल बी कवरिंग अप द होल चैप्टर। So now we are going to start with the chapter force work power energy, work power energy, ठीक है। स्टार्ट करेंगे वर्क से। वर्क की सबसे पहला क्या करना है, डिफाइन करनी है। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस अ मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज क्या, मोशन होना चाहिए। अगर मोशन नहीं हो रहा है तो वर्क इज नो वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है। उसके बाद वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अगर सीधा ये वाला करना है तो इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स में नहीं है तो यू विल बी टेकिंग द एंगल, जो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मींस न्यूटन मीटर। यहाँ पे इस न्यूटन मीटर का नाम क्या रख दिया, जाउल, ठीक है, जाउल। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मोमेंट ऑफ फोर्स में भी पॉइंट क्या कहते हैं कि न्यूटन मीटर या जाउल लिखाते हैं, लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स में यू कैन नॉट राइट जाउल। जाउल यू कैन राइट ओनली इन द टर्म्स ऑफ वर्क, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले डिपेंड करेगा कितना फोर्स अप्लाई किया है, दूसरा डिपेंड करेगा कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है आपके फोर्स अप्लाई करने से, तीसरा जो मेन पॉइंट है कि क्या हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना था, या उनके बीच में क्या हाँ एंगल कितना था। तो इधर कि वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम थी, ठीक है, तो एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। अब ये क्या एक्सप्रेशन क्या बनता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल का कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा, जितना भी एंगल होगा उसके हिसाब से। अब वर्क की टाइप्स क्या क्या है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होगा, जब एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, या जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, या जो आपका फोर्स है वो जीरो है, ठीक है। उसके बाद आता है नेगेटिव वर्क। वर्क नेगेटिव कब होता है, जब जो आपका एंगल है या तो वो एक से, हाँ, जो एंगल है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इज ग्रेटर लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो आपका वर्क डन जो है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव वर्क में क्या होता है कि जो आपका एंगल है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री, तो ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री, तो इसे पॉजिटिव वर्क कहेंगे। अब पॉजिटिव वर्क में हम जनरली लिखते हैं जब एंगल हो 0 डिग्री, दैट इज नॉट पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क तो है, लेकिन अगर आपको आए व्हाट इज द कंडीशन फॉर पॉजिटिव वर्क और आप लिख दो एंगल इज 0 डिग्री, तो वो कहीं ना कहीं सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके आए कि द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 35 डिग्री, टेल द वर्क इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव वर्क नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने क्या याद किया हुआ कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो अगर पॉजिटिव वर्क है। नहीं, जीरो जब होता है तब मैक्सिमम वर्क कह सकते हो आप होता है, और ये मैक्सिमम वर्क जो है वो पॉजिटिव भी होता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एंगल जीरो है तो मैक्सिमम वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जो ऑल द एंगल्स जो 90 से कम है दैट इज एक्यूट एंगल्स, तब भी कोई भी एंगल आ जाए पॉजिटिव वर्क होगा। वैसे ही नेगेटिव वर्क में जो लीस्ट वर्क है वो एंगल 180 डिग्री भी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल्स आ रहे हैं वहां पे जो हमारा वर्क है वो पॉजिटिव हो रहा है या जीरो हो रहा है, वहां पे भी वर्क नेगेटिव है, लेकिन लीस्ट कब होता है, जब 180 डिग्री पे होता है, राइट। उसके बाद वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। अगर वर्क इससे ग्राफ आ जाता है तो वर्क डन ये वेरिएबल फोर्स का इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे, और इसका जो ये एरिया है अंडर दैट गिव्स द वर्क डन। वैसे ही कांस्टेंट फोर्स में
ऐसा ग्राफ बनता है, और जो ये वाला एरिया है दिस गिव्स द वर्क डन। उसके बाद आ जाते हैं पावर पे। पावर बहुत छोटा पॉइंट है। पावर की डेफिनेशन, वर्क डन पर टाइम, ये इसका एक्सप्रेशन है वैसे तो। सो पावर इज बेसिकली द कैपेसिटी टू डू वर्क। आप कितना काम कर सकते हो, अगर आप ये लिखोगे तो दैट इज रॉन्ग। कैपेसिटी टू वर्क डू वर्क इज नॉट पावर, कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। ये कंफ्यूजन रहती है, दैट इज व्हाई आई रोट दैट। तो पावर जो है दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, या द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये चीज याद रखनी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, डूइंग वर्क। जो मैंने लिखा था दैट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज एनर्जी। पावर और एनर्जी की डेफिनेशन में कंफ्यूजन होती है, दैट इज व्हाई। ठीक है, उसके बाद यूनिट। पावर मैंने क्या कहा, वर्क अपॉन टाइम है एक्सप्रेशन इसका। तो यूनिट क्या हो गया, वर्क का यूनिट जाउल, टाइम का सेकेंड, दैट इज जाउल पर सेकेंड, जिसे हम वॉट भी कहते हैं। एक और यूनिट है दैट इज हॉर्स पावर, ये होता है 746 वॉट के बराबर। ठीक है, उसके बाद एक डेरिवेशन आती है P इज इक्वल टू एफ वी करके। तो एक तो पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन टाइम, दूसरा फॉर्मूला है पावर का फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब ये फोर्स इनटू वेलोसिटी कैसे आया, हमने क्या कहा था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम जो होता है दैट इज वेलोसिटी। तो फोर्स पावर का फॉर्मूला एक और क्या बन गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट वर्क एंड पावर। अब हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में, विच इज द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एनर्जी टॉपिक। ठीक है, एनर्जी टॉपिक में सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन। डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कैपेसिटी टू डू वर्क। और एक बात याद रखनी है हमेशा, एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, उसके बाद यूनिट्स क्या आएंगे, जो हमारे वर्क के यूनिट्स थे सेम यूनिट्स रहेंगे, जैसे जाउल। उसके बाद और अदर यूनिट्स हैं यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। जाउल, और जाउल का छोटा नाम क्या रहेगा, अर्ग, दैट इज 10⁻⁷। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे और यूनिट्स कौन से हैं, जाउल के बाद एक अर्ग यूनिट है हमारे पास, एक हमारे पास यूनिट है वॉट आर। ठीक है, फिर किलो वॉट आवर। तो ये याद रखना है कि अगर अकेला वॉट होगा तो वॉट विल बी द यूनिट ऑफ पावर, लेकिन अगर वॉट आवर आएगा साथ में टाइम का यूनिट लगेगा तो दैट विल बी द यूनिट ऑफ एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट आती है कैलोरी आती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हमारे पास एक यूनिट, एक हमारे पास यूनिट, यस इतने यूनिट है। अब इनके रिलेशंस क्या क्या है, 1 वॉट आवर 3600 जाउल के बराबर होता है। किलो वॉट आवर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल के बराबर होता है। कैलोरी के साथ आपको ऐसे याद रखना है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल या 4.18 जूल, आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और 1 जाउल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। अब आप इसको अपॉन 1/4.2 करके भी कर सकते हो, लेकिन ये इजी है अगर आप याद कर लोगे एक छोटा सा रिलेशन। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो आपको पता है कि कितनी पावर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। ये आपको आगे वाले चैप्टर्स दैट इज हमारे इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आने वाला है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद आता है मैकेनिकल एनर्जी। एक हमारी जो एनर्जी है वो हम बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को हम दो तरीके में डिवाइड करते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज ड्यू टू द स्टेट ऑफ रेस्ट एक बॉडी की। ठीक है, सो बाय इट इज द एनर्जी एक्सप्रेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो रेस्ट पे किसकी वजह से, पोजीशन की वजह से, शेप की वजह से और साइज की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की हो सकती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, और हमें अपने सिलेबस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़नी है ज्यादा, और इसका फॉर्मूला होगा U इज इक्वल टू mgh, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। ठीक है, उसके बाद आते हैं काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी स्टेट ऑफ मोशन की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद ये 3 तरह की होती है काइनेटिक में, वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल। हमें इन्हें डीप में नहीं पढ़ना, सिंपली कौन सी रोटेट, अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेशनल एनर्जी, अगर लीनियर मोशन में है तो ट्रांजिशनल एनर्जी, अगर बॉडी वाइब्रेट कर रही है इन अ मीडियम तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन हमें इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें जनरल पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी को, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला है। अब डेरिवेशन आती है, ये फॉर्मूला की डेरिवेशन करो जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। तो इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क के इक्वल होती है, और वर्क क्या है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें जो हमने क्लास 9th में सीखा था, दैट इज यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ से हमें पता है इनिशियल जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो हम रखेंगे 0, तो इसे v स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर हमारा आ गया 2as के बराबर, और यहाँ से हमें s की वैल्यू चाहिए, तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ पे हम इसे फोर्स इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a करेंगे, ठीक है। और हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, तो यहाँ पे एम ए इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a रखेंगे, a के साथ a कैंसिल होगा, तो एम वी स्क्वायर अपॉन 2, जिसे हम खोल के लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द डेरिवेशन, अगर बाय चांस आती है तो यू कैन डू इट, राइट। उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम है, मोमेंटम इज कितनी चोट लगेगी, तो बेसिकली इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड मास को मोमेंटम कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन को। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी जब हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले v की वैल्यू निकालेंगे। v की वैल्यू यहाँ से मोमेंटम के फॉर्मूले से हो जाएगी p अपॉन m। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले हाफ m, v की वैल्यू क्या थी, p अपॉन m, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे v का स्क्वायर है तो हम इसे 2 बार लिखेंगे। अब एक m से एक हट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ फॉर्मूला है। इसे मोमेंटम इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2km और मोमेंटम इज इक्वल टू √2km भी लिखा जाता है। तो ये डेरिवेशन एक और है, अगर ये वैसे डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं आएंगे, आपको सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या इसके बेस्ड के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद एक पॉइंट बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट बॉडी विल बी मोर, अगर 2 बॉडीज लोगे ऑफ सेम मोमेंटम, ठीक है। अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी, 2 बॉडीज हैं, एक हल्की है एक भारी है, और अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी लाइट बॉडी वाली की ज्यादा होगी। वैसे ही अगर तुम 2 बॉडीज ले रहे हो लाइट एंड हैवी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम जो है वो हैवी बॉडी वाली का ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं इस चैप्टर से, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम एंड हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो वो पढ़ते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या स्टेट करती है, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट करती है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम की डेफिनेशन। सबसे पहले तो ये बात है कि वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जो डेरिवेशन है वो करते हैं। सबसे पहले वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम निकालेंगे यहाँ से s की वैल्यू, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये हमारी s की वैल्यू आ जाएगी। तो वर्क के यहाँ पे ये रखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a,
जैसे हमने पहले किया था, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे ही करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ से a एंड a कट जाएगा, दैट इज m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब इसे आप खोल के लिख सकते हो m वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2। अब ये इसे भी अगर आप खोल कर लिखे तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। जब भी v वेलोसिटी के लिए v यूज करें तो दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, माइनस और u यूज करें तो इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी यू स्क्वायर। तो मतलब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। आई होप विजिबल है, इफ इट्स नॉट विजिबल जस्ट गिव मी अ सेकंड। या तो ये आप दोबारा देख सकते हो मैंने क्या किया है यहाँ पे, फोर्स इक्वल टू वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने निकाली फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, उसको यहाँ पे प्लेस किया। फिर फोर्स की वैल्यू बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ हमने यूज की मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ए के साथ ए कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पे, तो क्या बचा हाफ एम और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हमने इसे अंदर मल्टीप्लाई किया और खोल के लिख लिया। अब ये खोल के लिखा तो जब भी हम v यूज करते हैं तो फाइनल के लिए यूज करते हैं, u यूज करते हैं तो इनिशियल के लिए यूज करते हैं। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। वैसे ही अब बात करेंगे, यस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले आपकी बुक में कुछ एनर्जी कन्वर्जेशन कन्वर्जेंस दिया, एनर्जी कन्वर्जेंस, कि एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज करना है, उसके बारे में सुन लीजिए। कभी भी आप किसी भी फॉर्म को पोटेंशियल एनर्जी से चेंज डायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले आप हमेशा एनर्जी को पोटेंशियल टू काइनेटिक चेंज करेंगे, फिर काइनेटिक टू अनदर फॉर्म्स आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये हुई कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बहुत सारे तरीके की है। तो आपको वो वाला एक जो टेबल दिया है बुक में वो अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क या एमसीक्यू आ सकता है वहां से, ठीक है। सो यू डोंट वांट टू लूज एनी मार्क। उसके बाद डिसिपेटेड एनर्जी दी हुई है, तो एनर्जी विच इज नॉट ऑफ एनी यूज टू अस। वैसे तो एनर्जी का कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो क्या कह रहा है वो कि एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में हो सकती है, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है ना बन सकती है, लेकिन जो एनर्जी हमारे यूज के लिए नहीं है वो हमारे लिए वेस्ट है, तो उसे हम डिसिपेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम समझेंगे बाया फ्रीली फॉलिंग बॉडी। यही वाली डेरिवेशन आपकी बुक में भी है और ये काफी बारी बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो दिस यू हैव टू सी, ठीक है। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है। यहाँ पे ये टोटल हाइट जो है दैट इज h, और यहाँ पे ये वाली जो हाइट है दैट इज इतनी हाइट है जो x है। अब बात करते हैं कैसे हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एट पॉइंट ए पे बात करते हैं। ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच, मास ग्रेविटी हाइट, डायरेक्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमारे हमें पता है हाइट पे जब हाइट मैक्सिमम है तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो वी कैन से दैट, एक सेकेंड, हाँ, इसके लिए ये चीज याद रखो कि जब भी आपने काइनेटिक एनर्जी देखनी है तो आपने कितना डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉल है वो देखना है, और जब आपने पोटेंशियल एनर्जी देखनी है तो आपको ग्राउंड से डिस्टेंस देखना है, ठीक है। अब देखो, हाँ, तो यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे अभी थ्रो नहीं किया है, तो क्या है, 0 है, तो ये भी डिस्टेंस 0 है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम लगाएं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो यहाँ पे 0 आती है v स्क्वायर की वैल्यू। अब v स्क्वायर 0 हो गया तो k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर आ गई, एम जी एच की, ठीक है।
वैसे ही एट पॉइंट बी की बात करें, बी पे क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी देखें, एम जी एच होती है, यहाँ पे एच डिस्टेंस ग्राउंड से कितना है, एक्स, तो एम जी एक्स के बराबर हो गई। फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, जहां से वो इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो थी जब चली। अब उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, वो डिस्टेंस उसने कवर किया है h माइनस एक्स, उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, मैंने कहा डिस्टेंस कवर बाय बॉल देखना है, तो h माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ लाइन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से u स्क्वायर जीरो है, 2gh माइनस एक्स हो गया v स्क्वायर की वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर की इसकी जगह वैल्यू 2gh माइनस एक्स, टू के साथ टू कैंसिल, तो mgh माइनस एक्स ये बना। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, mgh माइनस एक्स प्लस mgx। अब इसको mgh माइनस एक्स को अगर खोलेंगे तो mgh माइनस mgx प्लस mgx आएगा, तो ये माइनस mgx और प्लस mgx कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, mgh बचा। तो पहले पॉइंट पे भी mgh थी, दूसरे पॉइंट पे भी mgh है। वैसे ही एट पॉइंट सी पे आ जाएंगे, एट पॉइंट सी हमारी हाइट और पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा था डिस्टेंस से देखनी है, ग्राउंड से देखनी है, तो ग्राउंड तो बिल्कुल बॉल के साथ टचिंग है, तो हाइट क्या हो गई जीरो, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे जीरो। काइनेटिक एनर्जी के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो थी, जो हमारी हाइट है, अब डिस्टेंस कितना कवर किया बॉल ने, अब बॉल ऊपर से बिल्कुल नीचे आ गई है, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर हो गया। अब यहाँ पे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो h रहेगी, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से v स्क्वायर की वैल्यू अब आ जाएगी 2gh पूरी की पूरी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर की जगह 2gh, टू के साथ टू कैंसिल, क्या हो गया mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी जीरो प्लस mgh जो कि mgh के बराबर है। तो हमारे तीनों इंस्टेंस पे वैल्यू क्या आई, mgh mgh mgh, मतलब एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रही है, एनर्जी वेस्ट नहीं हुई है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुई है। फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वैसे तो मैंने पूरा डिटेल में ही बताया है, बट अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो मेरे चैनल पे ही एक 3 to 4 मिनट्स की वीडियो डली हुई है, जिसमें मैंने ये डेरिवेशन पूरी की हुई है, तो यू कैन वॉच दैट अगेन, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है तो वी हैव टू बी क्विक, ठीक है। एनर्जी चेंजेस इन सिंपल पेंडुलम देखा जाए, पेंडुलम हमारा कैसे होता है, कुछ ऐसा पेंडुलम होता है, ठीक है, जब ये ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन, इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब पेंडुलम में क्या रहेगा, यहाँ पे मेन पोजीशन है तो डिस्टेंस क्या है ग्राउंड से, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसकी मिनिमम होती है क्योंकि हाइट कम है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। वेयर एज अगर हम यहाँ पे देखें ऊपर वाले पॉइंट पे एक्सट्रीम पे, ये थोड़ा हाइट पे है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाएगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्राफ फॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अगर यहाँ पे हम हाइट लें और यहाँ पे एनर्जी लें, तो एनर्जी हाइट का एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, जितना आप ग्राउंड से ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो ये ऐसे जाएगी। वहीं पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, तो अगर आप हाइट बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन मैकेनिकल टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, तो एक बढ़ रही है एक घट रही है, लेकिन टोटल जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। विद दिस वी हैव डन विद द चैप्टर फोर्स वर्क पावर एनर्जी, दो चैप्टर्स कंप्लीट हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर दैट इज मशीन, राइट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर मशीन्स के साथ। मशीन्स के चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि फंक्शंस ऑफ मशीन्स, मशीन्स के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले ये आपका एक्ट कर सकती है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर,
आपके एफर्ट को कम लगवाएगी, या एक्ट कर सकती है स्पीड मल्टीप्लायर की तरह से, आपकी स्पीड को इंक्रीज करवा सकती है मशीन, या एक्ट कर सकती है चेंज इन डायरेक्शन। तो आपका जो क्या कहते हैं फोर्स है वो जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, या चेंज पॉइंट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन, कि फोर्स एक ऐसे तरीके से लगाया जाए कि आपका फोर्स लगाने का तरीका इजी हो जाए। ठीक है, ये सिंपल पॉइंट्स थे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता जनरली। ठीक है, उसके मशीन्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, लोड, द रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम, जो हमें ओवरकम करना है। ठीक है, उसके बाद एफर्ट, द फोर्स अप्लाइड टू ओवरकम द लोड इज एफर्ट। वर्क इनपुट, वर्क डन बाय एफर्ट is work input. Work output, work done by load is work output. Yes, right. So work done by effort is input, work done on load is output. उसके बाद velocity ratio, velocity of हमारी या वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज में एक बात चीज करनी है। मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट, तो रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। मेरा वेलोसिटी रेशियो है वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी का हम यहाँ पे रखेंगे, और दोनों चीजों की बात में यहाँ पे रखना कि दोनों यूनिटलेस क्वांटिटीज है, दोनों ही यूनिटलेस है, दोनों के कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है, इज नोन एज वेलोसिटी रेशियो। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, एफिशिएंसी भी, एफिशिएंसी इज रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट। ये इसकी डायरेक्ट डेफिनेशंस नहीं आएंगी, बट ये आपके कंसेप्ट्स को फॉर्म करने में हेल्प करेगा। एक बात याद रखनी है कि वेलोसिटी रेशियो यूनिटलेस क्वांटिटी है, मैकेनिकल एडवांटेज यूनिटलेस क्वांटिटी है, एफिशिएंसी यूनिटलेस क्वांटिटी है। उसके बाद वेलोसिटी रेशियो जो है हमारा, दैट इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर मशीन। किसी भी मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो वो फिक्स्ड रहता है, इट कैन नॉट चेंज। मैकेनिकल एडवांटेज कैन चेंज और एफिशिएंसी कैन चेंज। अब यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर है तो आपका जो मशीन है वो काम करेगी एज अ चेंज इन डायरेक्शन वाली में। ठीक है, अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 तो आपकी मशीन काम करेगी एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज है ग्रेटर देन 1 तो आपकी मशीन वर्क करेगी एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, उसके बाद आता है रियल एंड आइडियल मशीन। आइडियल मशीन वो होती है जो 100% दे अपना। तो जैसे कि अगर आप कहो कि आपका 100 मार्क्स का टेस्ट था, एग्जाम था, और आपके 100 में से 100 आए, तो यू आर एन आइडियल मशीन इन दैट सब्जेक्ट। ठीक है, तो 100% एफिशिएंसी, इसमें MA जो है वो VR के बराबर होगा, इज नोन एज आइडियल मशीन। रियल मशीन में एफिशिएंसी जो है वो हमेशा लेस देन 100 होगी, ग्रेटर का साइन डल गया, एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%। और यही ट्रू है, ये आइडियल कंडीशन जो है ये इमेजिनरी कंडीशन की जाती है मशीन्स में, क्योंकि मशीन्स में होते हैं एनर्जी लॉसेस। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज, रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी MA एंड VR। तो एफिशिएंसी को हम लिखते हैं वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट की रेशो। अब वर्क आउटपुट क्या था, वर्क डन, वर्क आउटपुट क्या था, वर्क डन ऑन लोड, तो वर्क डन ऑन लोड और वर्क डन बाय एफर्ट। ठीक है, यही पॉइंट है। अब वर्क डन ऑन लोड मतलब फोर्स हमारा लोड होगा और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, वैसे ही वर्क डन बाय एफर्ट इज एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। अब ये याद रखना है लोड अपॉन एफर्ट क्या था हमारा MA, वहीं पे अगर मैं DE
अपॉन डी एल कहूँ तो डी ई अपॉन डी एल जो है वो हमारा वी आर के बराबर होता है, क्योंकि वी ई अपॉन यस वी एल हमारा वी आर के बराबर होता है। और वेलोसिटी में डिस्टेंस के साथ क्या चाहिए, हम सॉरी डिस्टेंस के साथ हमें क्या चाहिए, टाइम स्पीड चाहिए और वो सेम रहेगी। ठीक है, तो वी आर, तो 1/वी आर, यहाँ से हमारा फॉर्मूला जो निकलता है दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू ma/वी आर। तो ये पॉइंट याद रखना है। उसका प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या कहती है, फॉर आइडियल मशीन, अगर हम आइडियल मशीन की बात करें तो वर्क इनपुट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क आउटपुट फॉर इन द केसेस ऑफ आइडियल मशीन्स ओनली। अब हमें दो तरह की मशीन पढ़नी है, लिवर्स एंड हमारे पुलीज। सबसे पहले लिवर्स की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 क्लास के लिवर्स होते हैं, जिसे आपको याद रखना है फ्ली वाले तरीके से, फ्ली FLE। सबसे पहला लीवर होता क्या, एक बार होगा जहां पे तुम्हें 3 चीजों का ध्यान रखना है, फ्ली का ध्यान रखना है। सबसे पहले एक होगा, ये होगा फलक्रम, एक फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फलक्रम। अब यहाँ पे सबसे क्लास 1 में, क्योंकि मैंने एफ बोला, तो फलक्रम जो है वो सेंटर में होगा, साइड पे लोड और एक साइड पे एफर्ट होगा। अब यहाँ पे अगर क्लास 2 की बात करूं तो लोड जो है वो सेंटर में लगेगा, फलक्रम साइड पे होगा, एक तरफ एफर्ट होगा। क्लास 3 में एफर्ट सेंटर में होगा, फलक्रम साइड पे होगा और लोड सेंटर में लगेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये भी देखो। अगर हम बात करें क्लास 2 लीवर की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्लास 2 लीवर में लोड सेंटर में है, एफर्ट साइड पे है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ फलक्रम फ्रॉम लोड, इसे हम लोड आर्म कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ फलक्रम फ्रॉम एफर्ट, इसे हम एफर्ट आर्म कहते हैं। तो क्लास 2 लीवर में जो हमारी लोड आर्म है वो हमेशा होगी लेस देन एफर्ट आर्म, हमेशा छोटी रहेगी। ठीक है, अगर लोड आर्म एफर्ट आर्म से कम है तो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है हमारा क्लास 2 लीवर का हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। ये बात याद रखनी है, क्योंकि MA है लोड अपॉन एफर्ट, जिसे हम एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म भी कहते हैं। ये कैसे निकला एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ये भी मैं आपको बताऊंगी इन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स में। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन। तो क्लास 2 लीवर का MA हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा और ये हमेशा एज अ फोर्स मल्टीप्लायर वर्क करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे ही क्लास 3 की बात करें तो यहाँ पे एफर्ट आर्म छोटी है, लोड आर्म जो है वो बड़ी है। तो MA क्या होता है, लोड अप ऑन एफर्ट, दैट इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अगर एफर्ट आर्म बड़ी है तो MA विल ऑलवेज बी लेस देन 1। यस, लेस देन 1। हाँ, ओके, यस, MA विल बी लेस देन 1। एफर्ट आर्म यहाँ पे छोटी है, ओके, एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म, तो MA इज लेस देन 1। और MA अगर लेस देन 1 है तो इट विल एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। अब आते हैं केस 3 फर्स्ट वाले लीवर में। ये मैंने पहले क्यों छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लीवर। स्पेशल काइंड ऑफ लीवर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फलक्रम है वो सेंटर में आ रहा है। अब हो सकता है फलक्रम बिल्कुल सेंटर में हो, अगर फलक्रम बिल्कुल सेंटर में होगा तो लोड आर्म और एफर्ट आर्म बराबर हो जाएगी, और अगर ये हो गया तो हमारा MA जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। और अगर MA 1 के बराबर हो जाए तो ये चेंज इन डायरेक्शन करता है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं फलक्रम को थोड़ा सा इधर को शिफ्ट कर दूं अपनी डायग्राम में, लोड और एफर्ट ऐसे, तो फलक्रम अभी भी सेंटर में ही है, लेकिन डिस्टेंस इसका ज्यादा है और इसका कम है। तो यहाँ पे एफर्ट आर्म ग्रेटर हो गई लोड आर्म से, और अगर एफर्ट आर्म ग्रेटर है लोड आर्म से तो यहाँ पे MA क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे ये जो मशीन है वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करने लग जाएगी। वैसे ही तीसरा केस में, अगर मैं फलक्रम को अभी भी सेंटर में ही रख रही हूँ लेकिन एफर्ट वाले पार्ट पे ज्यादा रख दिया,
तो एफर्ट आर्म जो है वो डिक्रीज हो जाएगी लोड आर्म से, यहाँ पे एम ए लेस देन 1 आ जाएगा। इस केस में ये जो मशीन है लीवर है हमारा स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। मतलब कि केस 1 वाला लीवर डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह भी काम कर सकता है, स्पीड मल्टीप्लायर की तरह भी काम कर सकता है। केस 2 वाला लीवर फोर्स मल्टीप्लायर रहेगा, केस 3 वाला लीवर हमारा स्पीड मल्टीप्लायर रहेगा। अब यहाँ पे आपको बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं काइंड्स ऑफ लीवर के, वो आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि दिस इज अ लीवर, ऐसा कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट डिवाइस दे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, और उसके साथ में आपको रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वहां पे कि कौन सा टाइप ऑफ लीवर है, कौन सी क्लास ऑफ लीवर है, ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो आपको वो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। उसका प्रिंसिपल ऑफ लीवर जो एक पॉइंट रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ लीवर जो है वो बिल्कुल सेम है एज अ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के। प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या कहता है कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीवर स्टेट्स दैट लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। ठीक है, तो वर्क डन बाय लोड इज इक्वल टू वर्क डन बाय एफर्ट। ठीक है, तो लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। और इसे अगर हम रीअरेंज करें ना तो लोड अपॉन एफर्ट कर दिया, इसको इधर ले आए तो इसको इधर ले जाएंगे, तो इज इक्वल टू एफर्ट अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो लोड अपॉन एफर्ट हमें पता है एमएएम, तो यहाँ से हमें एमए का ओनली इन केस ऑफ लिवर्स, ओनली इन केस ऑफ लिवर एक और फॉर्मूला मिलता है, दैट इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है, अब बात करते हैं पुलिस के बारे में। So now let's come to the last topic, that is पुलिस। तो पुलिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास सिंगल फिक्स्ड पुली। तो ये ऊपर से फिक्स्ड होता है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। इसमें तो आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रैंड लोड को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज 1। एक टी लोड को सपोर्ट कर रहा है और एफर्ट को भी एक ही टी लोड सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो एम ए है दैट विल बी लोड अपॉन एफर्ट, दैट इज टी अपॉन टी, जो कि 1 है, और वी आर भी 1 है। ठीक है, ऐसे पुलिस का फंक्शन क्या होता है? ऐसे पुलिस का फंक्शन ये होता है कि ये चेंज इन डायरेक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मूवेबल पुली की, सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली में अगर आप देखो तो लोड को यहाँ पे 2 स्ट्रैंड सपोर्ट कर रहे हैं, 2T, एफर्ट को एक ही स्ट्रैंड सपोर्ट कर रहा है, T। तो यहाँ पे लोड अपॉन एफर्ट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया? 2, और वी आर हैविंग 2। ठीक है, तो ऐसे पुलिस का जिसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, तो क्या फंक्शन होता है? एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि देयर इज नो एनर्जी लॉस, देयर इज नथिंग लॉस्ट। यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है? 100% है। ठीक है, उसके बाद है वन फिक्स्ड एंड वन मूवेबल पुली। ऐसे में क्या हो रहा है हमारे साथ कि अगर आप देखोगे लोड को यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड एफर्ट को यहाँ पे एक ही स्ट्रैंड सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आया 2, वेलोसिटी रेशियो आई 2। लेकिन अगर आप बात करो फिर यहाँ पे कहते हैं कि मूवेबल पुली में भी तो 2 आ रहा था, तो ये डायरेक्ट ये वाला यूज क्यों नहीं किया? व्हाई दिस? इस पुली को हमें 2 पुलिस लगाने की क्या जरूरत पड़ी? व्हाई वी आर यूजिंग दिस? तो इसका एक फंक्शन ये है कि मूवेबल पुली में आप देखो एफर्ट जो है वो ऊपर को लग रहा है, विच इज इन इनकन्वीनियंट डायरेक्शन। तो हमारे लिए इजी नहीं है ऊपर को एफर्ट लगाना, लेकिन नीचे को एफर्ट लगाना बहुत इजी है। तो फिक्स्ड पुली यहाँ पे जो लगा है दैट विल बी चेंजिंग द डायरेक्शन टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, और मूवेबल पुली तो हमें पता है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर हमारा काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में हमें ट्राई करना है कि ऊपर वाला ब्लॉक जो फिक्स्ड ब्लॉक है उसे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पुलिस मिले। अगर कोई और नंबर दिया हुआ है कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विद 3 पुलिस या 5 पुलिस, तो ऊपर वाले को ज्यादा नंबर दोगे, नीचे वाले को कम नंबर दोगे। अगर इवन नंबर दिया है तो इक्वल आप दोगे। अब यहाँ पे हमेशा स्ट्रिंग आप स्टार्ट करोगे नीचे वाले की हुक से, टू फॉर्म कि आपका एफर्ट जो है उसकी डायरेक्शन नीचे है। यही अगर लेकिन अगर इक्वल होगा तो आपको ऊपर से स्टार्ट करना है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे दो दो होती तो मैं यहाँ से नीचे से स्टार्ट करे बिना ऊपर से स्ट्रिंग को स्टार्ट करती ताकि डायरेक्शन नीचे को आए। ये आपको तभी करना है अनटिल एंड अनलेस वहां पे दिया हो एफर्ट शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपको अपनी डायग्राम का अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे केस में एमए क्या है, अगर हम लोड देखें तो लोड को कितने स्ट्रैंड सपोर्ट कर रहे हैं, एक दो तीन, तो लोड इज बीइंग सपोर्टेड बाय 3 strands, whereas एफर्ट को सिर्फ एक ही स्ट्रैंड सपोर्ट कर रहा है, ये वाला टी, तो एफर्ट सिर्फ एक से सपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 3 है, वेलोसिटी रेशियो भी 3 है, और यहाँ पे हमारा इफ वी से कि एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला अगर एफिशिएंसी 100% रहे तो हमारा एम ए और वी आर विल बी इक्वल टू एन, दैट इज नंबर ऑफ पुलीज ऑलवेज। ठीक है, वैसी बात करेंगे आप नंबर वन फिक्स पुली, अगर फिक्स्ड पुली सिर्फ एक हो बाकी सारे मूवेबल पुली हो, यहाँ पे फिक्स्ड ज्यादा थे मूवेबल कम थे, तो ऐसे में क्या होता है, क्या कहते हैं, अब देखो लोड को कितने स्ट्रैंड सपोर्ट कर रहे हैं, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लोड को जस्ट गिव मी अ सेकंड टू द पावर एन, यस हाँ, एक दो तीन चार, चार ये वाला तो एफर्ट का है ना, तो 1 2 3 4, लोड को 4 टी सपोर्ट कर रहे हैं, एफर्ट को एक ही टी सपोर्ट कर रहा है, तो एम ए विल बी 4 और वेलोसिटी रेशियो 4। यहाँ पे जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम निकालते हैं दैट इज एम ए और जो वी आर है, अगर एफिशिएंसी 100% है तो बराबर होंगे, तो दैट विल बी एन की पावर टू पावर एन, 2 रेज टू पावर एन, और यहाँ पे एन टोटल नंबर ऑफ पुलिस नहीं है, नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस है। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस है, जितने मूवेबल आप पुलिस मूव कर पा रहे हो, जैसे यहाँ पे मेरे पास मूवेबल पुलिस 2 थे तो 2 की पावर 2 4 मेरा वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज का आंसर आया है। ठीक है, दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला अनटिल एंड अनलेस देयर इज एनी लॉस इन एनर्जी, अगर तो एफिशिएंसी उन्होंने 100% दी है देन ओनली यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुलिस, जो कि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो एक तो ये चीज क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन एफिशिएंसी बी इंक्रीज्ड, कि ज्यादा एफिशिएंसी कैसे रखोगे आप ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, तो इसका तरीका सबसे ज्यादा है कि नीचे वाले ब्लॉक में सबसे कम से कम पुलिस होनी चाहिए और नीचे वाला जो ब्लॉक है वो एज लाइट एज पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुलिस क्या कहता है कि अगर वेट पुली का कुछ भी वेट है तो हमारा एम ए जो है वो डिक्रीज करेगा, वी आर कभी डिक्रीज नहीं करता, वी आर रिमेन सेम, लेकिन एम ए कैसे डिक्रीज करेगा, एम ए विल बी डिक्रीज बाय यू कैन से एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई, एम ए हमारा एन के बराबर आ रहा था तो एन में से हम डब्ल्यू अपॉन ई मतलब वेट ऑफ पुलिस अपॉन एफर्ट को माइनस करेंगे। अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी कैसे डिक्रीज होगी, एफिशिएंसी जनरली 1 होती है दैट इज 100%, तो अगर वेट ऑफ पुलिस आ गया तो 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन एन ई, मतलब यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ पुलिस से भी। ठीक है, और वी आर की बात करें तो वी आर हमारा एन ही रहेगा क्योंकि वी आर डज नॉट चेंज फॉर अ गिवन बॉडी। उसके बाद एनर्जी लॉसेस क्यों होते हैं, अगर हमारी स्ट्रिंग परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, ब्लॉक वेटलेस नहीं है, स्मूथ नहीं है, देयर इज फ्रिक्शन, उसकी वजह से भी एनर्जी लॉसेस होते हैं। एंड विद दिस वी आर कंप्लीटेड with the 3 chapters, that is unit 1 of your physics, that is work, power, energy, force and machines. I hope आपको ये lecture पूरा समझ आया होगा। We have done it in 1 hour, तो approximately 20 minutes per chapter लगे हैं, एंड मैं ऐसे ही वीडियोस और लाती रहूंगी, ट्राई करूंगी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखूं। आप मेरे को बताओ इन द कमेंट सेक्शन कि ये स्पीड ठीक है कि थोड़ी सी फास्ट स्पीड को रखा जाए in order to complete syllabus quickly. And I'll see you guys in the very next one. Till then, bye bye. Thank you. Take care. Keep studying. Keep watching. All the best for your exams. And do let me know in the comment section कौन से chapters पहले आए, कौन से subject चाहिए आपको, and ऐसी videos और चाहिए कि नहीं. And notes, these notes बहुत साफ सुथरी राइटिंग में हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय, थैंक यू एंड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय गाइस।